हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के पहले यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो अब तैयारी करेंगे हम जीत की। तो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम करने वाले हैं सुबह के 10 बजे, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 GK GS प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आज जो हमारा PYQ हो गया, ये PYQ हमारा परीक्षा तिथि 20/12/2020 की सेकंड पाली में होगा। यह है यूपी पुलिस की जो हुआ था एग्जाम, आपको जैसे याद होगा, इसमें हमें जेल वार्डर, घुड़सवार और फायरमैन की जो ये शिफ्ट हुई थी 2020 में 20 तारीख 12 महीना की, जो सेकंड शिफ्ट का हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, यानी कि PYQ करने जा रहे हैं। आपको इसका पहला तो टेस्ट पेपर था हिंदी का, वो आपको मिल गया होगा। लेकिन आज जो हम मंगलवार के दिन करने जा रहे हैं वो GK GS का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारे 5 का है। मैंने इसके 4 प्रैक्टिस सेट आप सभी को करा दे हैं। चैनल पर आपको उसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप अपना प्रैक्टिस ऐड कर सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि शाम को 6 बजे फुल प्रूफ यूपी पुलिस को ओरिएंटेड कंटेंट हम दे रहे हैं सामान्य अध्ययन का। तो आप वहाँ पर जाकर के टॉप 50 क्वेश्चन लगा सकते हैं अपनी यूपी पुलिस की तैयारी के लिए। वहाँ पर भी आप आपको जज कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा और कितना आपको करने की ज़रूरत है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन को आप कीजिएगा और करके इसका आंसर कीजिएगा। तो 38वां क्वेश्चन है जो सीरीज में स्टार्ट हुआ था, तो आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ के इसका उत्तर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन है आपके सामने। उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, देश की सरकार में एक उद्यम या एक उद्योग के लिए किया गया धन का हस्तांतरण, या निजी कंपनी द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान, या देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा किया गया धन का हस्तांतरण। तो बताइएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन जो किया गया है वो किस विकल्प में सही किया गया है, वही आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का कीजिएगा सही आंसर। मैं आपके सवाल का करके इंतजार, तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो आप बताएंगे जो 38 का जो राइट जवाब बनेगा वो बनेगा हमारे क्वेश्चन का 38 का। जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो 38 का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। जैसे कि आपको पता होगा, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए किया गया धन का हस्तांतरण जो होता है उसको हम सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जैसे आप सभी को पता होगा, जो PM जो किसान सम्मान निधि योजना चल रही है उसमें 2-2 हज़ार रुपये जो सब्सिडी मिलती है वो किसानों को डायरेक्ट अपने खाते में मिलती है। तो उसको जो आर्थिक सहायता बोलती है वो सरकार के द्वारा दी जाती है और सीधी जो है धन का हस्तांतरण होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ऑप्शन को कैसे आपको बनाना है। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से किया होगा। चलिए करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पर 39 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। 11 है, 12 है, 13 है या 14 है। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम मक्खन वाला क्वेश्चन होगा। सभी इस क्वेश्चन को सही करेंगे। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का वर्णन है, तो आप बताएंगे 12 अनुसूची हमारे भारतीय संविधान में है। ऑप्शन नंबर के बी 39 का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आपको अनुसूचित से संबंधित क्लास करनी है तो आपको रिजल्ट तक परिवार पर जाना है और वहाँ पर मैंने इसकी फुल कंटेंट क्लास कराई हुई है। और वो जो मैंने आपको क्लास कराई है वो बिल्कुल मैंने मतलब कि ट्रिक के माध्यम से आपको बताया कि 12 की 12 अनुसूचियों को आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगर वो क्लास आपने कर ली तो यकीन मानिएगा आप कभी भी कोई भी सवाल अनुसूची से गलत नहीं करेंगे। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया था। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता होगा कि GST जो हुआ था ये एक संविधान संशोधन हुआ था। इसमें संविधान संशोधन में कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया था या डाला गया था वही आपको बताना है। आप बताएंगे अनुच्छेद 246 का ए जोड़ा गया था, अनुच्छेद 146 का बी जोड़ा गया था, क्या अनुच्छेद 122 का सी जोड़ा गया था, या अनुच्छेद 101 का बी जोड़ा गया था। तो GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 40 का कीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे दीदी अनुच्छेद 246 का ए जोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कौन से नंबर का संविधान संशोधन था तो आप बताएंगे 101वां संविधान संशोधन था। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि हम जिसकी भी शादी में जाते हैं तो क्या है 101 रुपये का क्या है कन्यादान दे देते हैं। और कन्यादान का मतलब होता है पैसा, और तो GST भी क्या है पैसे से ही संबंधित है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे 101वां संविधान संशोधन। अगर मैं आपसे पूछूं GST किस प्रकार का टैक्स है तो आप बताएंगे ये अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष माने कि इनडायरेक्ट वे में लगता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि GST डे कब बनाया जाता है तो आप बताएंगे 1 जुलाई को
हम क्या है DST डे बनाते हैं, और 2017 में क्या है इसको शुरू किया गया था। अगर मैं ये पूछ लूँ कि किस समिति की सिफारिश पर GST को लाया गया था, तो आप बताएंगे विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST को लाया गया था। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पुट अप करूँ कि GST भारतीय संविधान में जो लाई गई है भारत देश में, ये किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो आप बताएंगे ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। आई होप GST से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैंने एक एक करके आपके सामने रख दिए हैं और आपका रिवाइज भी हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 41 है कि सिंगापुर की मुद्रा कौन सी, यानी कि सिंगापुर में कौन सी करेंसी चलती है, वही आपको बताना है। तो आप बताएंगे सिंगापुर स्टार्लिंग चलती है, सिंगापुर रुपया चलता है, सिंगापुर डॉलर चलता है, सिंगापुर येन चलता है। तो सिंगापुर में चलने वाली मुद्रा को आप क्या कहते हैं, भाई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा 41 का, क्योंकि स्टैटिक में यूपी पुलिस में ऐसा क्वेश्चन पूछना एक आम बात है। तो आपको प्रमुख देश और उनकी मुद्राएं, उनकी राजधानी में आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं कि सिंगापुर की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे सिंगापुर की जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी। तो बताइए सिंगापुर में कौन सी मुद्रा चलती है, तो आप बताएंगे सिंगापुर में जो मुद्रा चलती है वो चलती है सिंगापुर डॉलर। तो ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे तरीके से किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि येन कहाँ की मुद्रा है, तो आप बताएंगे येन जो है वो जापान की मुद्रा है। ठीक है, येन कहाँ की मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या माइनस के 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जीरो जो पानी की डेंसिटी हाई किस टेम्परेचर पर होती है, वही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जल्दी से दीजिएगा सही जवाब। मैं आपके सवाल का कर रही हूँ इंतजार, जल्दी से आपको जवाब का आंसर देना है। तो आप बताएंगे जो पानी की हाई डेंसिटी होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारे जो सवाल का सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो क्या होता है, तो आप बताएंगे उसको बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं इसका क्वथनांक पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का जो इसका हिमांक पॉइंट है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट का है, यानी कि इस पर जम किस पे जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो आप बताएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, पानी जम जाता है, यानी कि ये ठोस के रूप में अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तब आप जवाब देंगे 100 डिग्री सेल्सियस। और पानी की हाई डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होती है, तब आप आंसर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप पानी के सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और इन तीनों क्वेश्चन के अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो इन्हीं से पूछेगा, और आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के साथ साथ हम जितने भी इसके मतलब 360 डिग्री में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम क्वेश्चन भी याद करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री जो ईस्ट जिसे भारत की मानक मेडिटेरियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। स्टूडेंट, जहाँ से भारत का समय को डिनोट किया जाता है, जहाँ से भारत के समय को मापा जाता है, वो स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है, वहीं आपको बताना है। कानपुर से है, आजमगढ़ से है, इलाहाबाद से है, क्या हमीरपुर से है। तो आप इस क्वेश्चन का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे दीदी वो नैनी प्रयागराज से निकलता है। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ये मैंने आपको पहले जो टेस्ट सीरीज में कराए थे क्वेश्चन, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो जाएगा, और इलाहाबाद के किस स्थान से निकलते, अगर स्थान भी पूछ ले तो आप नैनी बताएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 82.5 जो पूर्वी देशांतर है, ये भारत के कितने मतलब कि जिलों, ये तो हो गया जिले से, अगर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप बताएंगे 5 राज्य कौन से। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद हमारा उड़ीसा हो जाएगा, और उसके बाद हमारा कौन सा बनेगा, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से क्या है, मेडिटेरियन जो टाइम है वो हमारा गुजरता है। तो आप याद रखेंगे इलाहाबाद के नैनी से ये गुजरती है, जहाँ से उत्तर प्रदेश में डिनोट की गई है, लेकिन ये है भारत की मानक समय रेखा, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आप ये भी सभी इसके साथ याद रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आप सभी को इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और काफ़ी अपने अंदर आपको एक पॉजिटिविटी आ रही होगी कि हम इतना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आप सभी के सामने है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। 1 बार हुई है, 2 बार हुई है, 4 बार हुई है, कि 5 बार हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का कीजिएगा सही जवाब। मैं आपके सवाल का कर रही हूँ इंतजार। तो आप बताएंगे हमारे भारत में जो है 2 बार नोटबंदी हुई है। तो कितनी बार नोटबंदी हुई है, वो है 2 बार हुई है। तो आप बताएंगे कि दीदी प्रथम बार कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे प्रथम बार जो नोटबंदी हुई थी वो हुई थी 1946 में। यहाँ पर क्या हुआ था कि 500 और 1000 के जो नोट थे
500 और 1000 के नोटों को बंद करके विमुद्रीकरण स्वतंत्रता से पूर्व भी हो गया था। ये स्वतंत्रता से पूर्व भी हो गया, ये तो है स्वतंत्रता से पूर्व। अगर स्वतंत्रता के बाद हुई हैं, 2 हुई हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि स्वतंत्र कि भारत में, अगर स्वतंत्रता क्वेश्चन में ना लगाए कि भारत में नोटबंदी कितनी बार हुई है, तब आप जवाब देंगे 3। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद, जैसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो आप बताएंगे 2 बार। स्वतंत्रता से पहले होगी थी 1946 में, इसमें क्या किया गया था कि 1000 और 500 के नोटों का प्रचलन बंद कर दिया गया था, तो ये तो हो गया वैसे। अगर आप पूछेंगे स्वतंत्रता के बाद कब कब हुई है, तो आप याद रखेंगे 1978 में स्वतंत्रता के बाद हुई थी। यहाँ पर क्या किया गया था कि मोरारजी देसाई थे, उन्होंने क्या जनता पार्टी की सरकार के द्वारा यहाँ पर कर दी गई थी प्रथम बार। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, 2 बार हुआ था। लेकिन 2 बार हुआ था तो आप उसको एक ही बार याद रखेंगे, सन तो एक ही बार हुआ था। अगला आता है 2016 में, फिर हमारे यहाँ पर नोटबंदी हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस टाइम पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी थे। यहाँ पर क्या कहते हैं, उन्होंने 1000 और 500 के नोटों को बंद कर दिया गया था। तो आप ये सब भी याद रखेंगे कि भारत में कितनी बार नोटबंदी हुई है, तो याद रखेंगे 3 बार। लेकिन स्वतंत्रता के बाद कितनी बार हुई है, 2 बार। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नहीं है कि आप PYQ में एक PYQ क्वेश्चन छाप देगा, थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा और यहीं से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि उत्तर प्रदेश सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व की करने की उम्मीद है। यानी कि भारत सरकार को GST को छोड़कर और किससे हमको राजस्व की प्राप्ति सबसे अधिक होती है, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सीमा शुल्क से होती है, राज्य उत्पाद शुल्क से होती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से होती है, या बिक्री और व्यापार कर से होती है। तो बताइएगा GST को छोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार को किससे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, वही आपको क्वेश्चन नंबर 45 में बताना है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के भी। ये हमको राजस्व उत्पाद शुल्क के द्वारा क्या है, बहुत ज़्यादा से राजस्व उनको प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। आई होप आप सभी को ये भी याद होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023-24 के अनुसार जो राजस्व वस्तु और सेवा कर से क्या है, हमको अनुमानित 3,100 यानी कि 3.15 करोड़ रुपए का हमको क्या है लाभ हुआ है। किससे हुआ है, तो आप बताएंगे किससे हुआ, राजस्व से, यानी कि राज्य और वस्तु सेवा कर से हुआ है। तो 2023-24 में भी हमको जो सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है वो भी हमको राज्य एवं उत्पाद शुल्क से ही हुआ है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 47 है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, या ऑप्शन नंबर डी है आंतरिक सुरक्षा अकादमी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेंगे सही जवाब। तो मैं आपके सवाल का कर रही हूँ इंतजार। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई, तो आप बताएंगे 2019 में इसके क्या है स्थापना को मंजूरी दे दी गई थी। अगर आपसे सन पूछेगा तो सन भी आप इसके क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप या गूगल वीडियो लेयर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का कीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे जो गूगल अर्थ होता है वो किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूँ 3 आयामी का मतलब क्या होता है, उसको बोल देंगे 3D। 3D इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, 3 आयामी का मतलब होता है 3D, जो हमारे क्वेश्चन का सही नाम हो जाएगा। इसमें आरंभ में जो होता है व्यूअर का नाम दिया होता है और इसको इकोल नामक गूगल द्वारा अधिकृत कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि गूगल अर्थ को किस कंपनी तैयार किया है, तो आप याद रखेंगे इसको की होल कंपनी ने इसको तैयार किया है। और इसमें जो यूज़र ID होती है, सबसे पहले क्या है यूज़र का नाम दिया हुआ होता है।
तो 3D तरीके से किसी विशेष जगह को व्यू और रिव्यू करने में जो कौन मदद करता है, तो आप बताएंगे गूगल अर्थ। ऑप्शन नंबर के हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इसको किस कंपनी के द्वारा विकास किया गया है, डेवलप किया गया है, तो आप बताइए की होल कंपनी के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है कि एम्पियर की एसआई इकाई क्या है, यानी कि जो एम्पियर है, एम्पियर किसकी एसआई इकाई है वो आपको बताना है। प्रकाश की तीव्रता की है, विद्युत प्रवाह की है, विद्युत आवेश की है, कि चुंबकीय क्षेत्र की है। तो एम्पियर किसकी एसआई मात्रक होता है, किसकी एसआई इकाई है, जल्दी से क्वेश्चन का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे जो एम्पियर है वो विद्युत के प्रवाह की है, यानी कि विद्युत धारा की इकाई है। एम्पियर किसकी धारा की इकाई हो जाएगी, विद्युत धारा की। ऑप्शन नंबर के बी सही हो जाएगा। अगर विद्युत का आवेश पूछेंगे तो आप बताएंगे कूलाम इसका मात्रक होता है। क्या होता है, कूलाम इसका मात्रक होता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो विद्युत का आवेश को बोल देते हैं कूलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एम्पियर की एसआई इकाई किसकी होती है, तो आप बताएंगे विद्युत प्रवाह की, यानी कि विद्युत धारा की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर की भी हमारे क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। चलिए मेरे 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा का अध्ययन हम किस यंत्र से करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वायर है और इस वायर में कितनी मात्रा में धारा बह रही है, आप इसका पता किस चीज़ से लगाएंगे, तो आप बताएंगे इसका पता हम लगाएंगे कि इसमें कितने एम्पीयर की धारा बह रही है, तो आप इसका पता लगाएंगे एमीटर से। किससे लगाएंगे, एमीटर से। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूं कि मान लीजिए ये कोई परिपथ है, मान लीजिए ये कोई वायर है, इस वायर में विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही है, आप इसका पता इसको इंडिकेट किस या इसका डिडक्ट किस आपको किस यंत्र से करेंगे, तो आप बताएंगे किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा बह रही है या नहीं बह रही है, आप उसका पता जो लगाते हैं वो लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो आपसे 2 क्वेश्चन इस प्रकार से वो विद्युत से संबंधित पूछ सकता है। तो तीनों क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में थार के रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। यानी कि भारत में जो थार का मरुस्थल पड़ता है में स्थित कच्छ का जो रण है वो भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अवस्थित है। ये भी आपके लिए एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि 100% बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। गुजरात में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है कि पंजाब में है, तो आप बताएंगे जो थार का मरुस्थल है इसको कच्छ का रण भी बोल देते हैं, ये हमारे राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर की भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल कर दिया होगा, क्योंकि इतना भारी क्वेश्चन तो था ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 58 आ गया। मुझे लगता है स्लाइड ऊपर नीचे होगी, कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। आपका बस ध्यान आपका क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था। असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच जो विवाद था उसको हल करने के लिए, भारत सरकार की संरचना और उसको सुधार के लिए सुझाव देने के लिए, क्या असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। भारत सरकार की संरचना में और उसके सुधारों को सुझाव देने हेतु भारत में क्या है, ब्रिटिश मतलब कि साइमन कमीशन भेजा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो 1927 में हुआ था, लेकिन भारत में कब पहुंचा, तो आप बताएंगे 1928 में ये भारत में पहुंचा था। कब पहुंचा था, भारत में 1928 में। अगर आपको पता होगा, अगर आपने आर का जो एग्जाम लीक हो गया था उत्तर प्रदेश में, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि क्या साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया है, तो हाँ, साइमन कमीशन भारत में 2 ही बार आया है, और ये 2 ही बार 1928 में ही आया था। ठीक है, तो ये नहीं कोई अलग अलग सन में आया था, तो 1928 में ही 2 बार आया था। तो बहुत अधिकतर टीचरों ने पढ़ाया हुआ था कि भारत में साइमन कमीशन आया है, लेकिन कितनी बार आया वो नहीं बताया था। इसी वजह से वहाँ पर भी 70% बच्चे गलत क्वेश्चन करके आए थे। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में साइमन कमीशन कितनी बार आया है, तो आप बताएंगे 2 बार आया है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, क्योंकि आर में साइमन कमीशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को वो आपके एग्जाम में डाल भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस था। यानी कि प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था, वही आपको पूछ रहे हैं। आई लव यू था, ब्लास्टर था, सेंसर था या क्रीपर था। तो प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था, जल्दी से दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब। तो आप बताएंगे जो क्रीपर था, क्रीपर ये कंप्यूटर का प्रथम वायरस था। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। मुझे लगता है कि अभी तक जितने सवाल आपने किए हैं वो सभी सवाल आपने बनाए होंगे, क्योंकि देखिए ये सवाल सिर्फ यूपी पुलिस
जो कांस्टेबल घुड़सवार, फायरमैन और जेल वार्डर का एग्जाम हुए हैं 2020 में, ये उसी के ही सवाल हैं, यानी कि ये आपके ही समकक्ष एग्जाम के ही सवाल हैं। अगर आप इन भी सवालों को करते हुए डर रहे हैं, आपसे नहीं बन रहे हैं, तो सोच लीजिएगा आपकी सीट खतरे में है। अगर आप चाहते हैं अपनी सीट को पक्का, तो आपको रिजल्ट तक परिवार पर बने रहना है, क्योंकि मेरा वादा है आप सभी से कि जब तक आपका यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल का नहीं होता है, तब तक आपकी टेस्ट सीरीज चलती ही रहेगी, चाहे वो PYQ के माध्यम से चले, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चले। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और अपने परिवार के साथ सदैव देख के लिए जुड़ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर कीजिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, यानी कि भारत एक खोज जो है, ये पुस्तक किस पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन पे आते हैं, राजीव गांधी के द्वारा लिखी गई है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा लिखी गई है, इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो किस पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखी गई है, वही आपको बताना है। तो आप बताएंगे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा क्या है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज नामक पुस्तक लिखी गई है। ये हमारे कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। और मुझे लगता है कि ये भी 70% बच्चों ने सही आंसर किया होगा, क्योंकि आप ये ध्यान करके चलिएगा कि आपको बुक से, रचना से तो क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि किसने बिल मिगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है, यानी कि जो बिल मिगटन एक सिटी है उसको प्रथम विश्व युद्ध में सेकेंड हेरिटेज सिटी किसके रूप में घोषित की गई है, वही आपको बताना है। और किसने किया है, बराक ओबामा के द्वारा किया है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है, या व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया है, या स्कॉट मॉरिसन के द्वारा उसको क्या है सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित की गई है, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या है क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये जो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बनेगा डोनाल्ड ट्रंप, और ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि 2024 में क्या है, वहाँ पर अमेरिका में क्या है चुनाव है, राष्ट्रपति पद के चुनाव है, और डोनाल्ड ट्रंप क्या है एक बार वहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आपको पता होगा कि अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति बनने की अधिक से अधिक 2 बार की सीमा होती है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है कि अधिकतम कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। लेकिन अमेरिका में बाउंडेशन है, वहाँ पर अधिकतम 2 बार के लिए ही कोई राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बना रह सकता है। तो इस बार कह रहे हैं कि जो बाइडेन है वे नहीं आएंगे, जो है डोनाल्ड ट्रंप के आने की बहुत संभावना है। देखते हैं कि जो रिजल्ट क्या होता है वो हम आप सभी के सामने होगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। खेल है, औषधि है, पत्रकारिता है, या फोटोग्राफी है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेंगे सही आंसर। मैं आपके सवाल का कर रही हूँ इंतजार, तो जल्दी से इस सवाल को कीजिएगा। तो आप बताएंगे ये क्या है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि आपको जर्नलिज्म के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पुलित्जर पुरस्कार क्यों शुरू किया गया था, तो आप बताएंगे मूल रूप से हंगरी में रहने वाले समाचार पत्र प्रशासक जोसेफ पुलित्जर के नाम से ही पुलित्जर पुरस्कार खासकर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये कौन थे, ये हंगरी के रहने वाले एक क्या थे, यानी कि समाचार संपादक थे, और जिनका नाम था जोसेफ पुलित्जर। तो इनके ही नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली बार यह पुरस्कार कब वितरण किया गया था, तो आप बताएंगे पहली बार 1917 में उस पुरस्कार को शुरू किया गया था। अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि वर्ष 1937 में पहले भारतीय के तौर पर गोविंद बिहारी लाल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1937 में गोविंद बिहारी लाल को यह पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगर आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा
तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। अब मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखते हैं क्या सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। यानी कि आपको विटामिन B6 का नाम पूछ रहा है। थाइमीन है, नियासिन है, पायरोडिक्सिन है, क्या रिबोफ्लोविन है। तो B6 का जो आपका दूसरा नाम होता है, यानी कि आपको पता होगा जो विटामिन बी होता है ये एक नॉर्मल विटामिन होता है, ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। विटामिन बी के अंदर ही बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। उसी क्रम में आपसे पूछा कि विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है, वह आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे। तो आप बताएंगे जो विटामिन सी का जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। क्या है? विटामिन B6 का नाम है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। चलिए कुछ और चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक विटामिन जो होते हैं जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, और दूसरे विटामिन वे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फैट में सोल्यूबल विटामिन कितने हैं, तो आप बताएंगे फैट में सोल्यूबल विटामिन कितने होंगे, 4 होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं वाटर सोल्यूबल विटामिन कितने हैं, तो आप बताएंगे 2 विटामिन होंगे। चलिए 4 विटामिन कौन कौन से होते हैं? हो जाएगा ए, एक हो जाएगा आपके सामने डी, एक हो जाएगा आपके सामने ई, और एक आपके सामने हो जाएगा के। तो इन विटामिन को छोड़कर जो अन्य विटामिन बनेंगे बी और सी, ये हो जाएंगे आपके वाटर सोल्यूबल। यानी कि वाटर में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी सी। और आपके अगर बसा में घुलनशील विटामिन कितने हो जाएंगे? वे हो जाएंगे 4 ए डी ई की। तो आप कहेंगे कि दीदी हम इनको याद कैसे रखेंगे? देखिए बी सी का मतलब हो जाएगा गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तो आप बताएंगे भैंस जो हो जाएगी भैंस, बी फॉर भैं और सी फॉर से। तो भैंस को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गई भैंस पानी में। अगर आपको पानी में याद हो जाएंगे तो इनको छोड़कर जितने विटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। तो ये आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। आई होप ये आपको समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा भी लगा होगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूँ कि विटामिन जो शब्द है, इस शब्द को सर्वप्रथम किसने खोजा था या इसका नाम किसने दिया था? विटामिन जो शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो आप बताएंगे विटामिन शब्द जो दिया गया है ये फंक के द्वारा दिया गया है। क्योंकि कल आपने अगर क्वेश्चन किया होगा जो मैंने आपको शाम के 6 बजे अगर आपने सीरीज की है तो वहाँ पर क्वेश्चन भी आया था कि विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन डी की खोज किसने की है। तो आप वहाँ अगर आपको पता होता तो आप वहाँ पर क्वेश्चन बनाकर ले जाते। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है कि केंद्रीय पुलिस अकादमी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? यानी केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है, नई दिल्ली में है, नागपुर में है कि भोपाल में है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे केंद्रीय पुलिस जो प्रशिक्षण अकादमी है वो हमारे भोपाल राज्य में अवस्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। ठीक है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे भी लग रहे होंगे और सीरीज पसंद भी आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 55 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़िए और पढ़ के इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? यानी कि अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई पुस्तक को आपको बताना है। द थ्री मैक्स्ट्रेटियर्स, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, या द ओल्ड मैन एंड द सी। तो थोड़े नाम इनके अजीब से होते हैं, मतलब कि हिंदी जैसे नाम नहीं होते। तो कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। जो पुस्तक है वो आपको बतानी है, लेकिन इसके लेखक कौन है? अलेक्जेंडर ड्यूमा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएंगे द थ्री मैस्केटियर्स जो बुक है ये लिखी गई है अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा। तो ये हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आप सभी के सामने है कि उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और कानूनी क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है या मालदीव है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब बनेगा मालदीव। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, आपको इन करंट अफेयर के क्वेश्चन के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि आपको आने वाले जो री एग्जाम होगा उसको आपको कौन कौन से क्वेश्चन को प्रीफर करना है, कौन कौन से क्वेश्चन को प्रीफर नहीं करना है। PYQ लगाने का मतलब होता है कि किस किस क्षेत्र से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे
क्या है, करंट अफेयर क्वेश्चन मालूम करता है। तो आपको पता चल गया होगा जितने भी हम अन्य देशों के साथ ट्रेड करते हैं, वो चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो कानून के क्षेत्र में हो, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी के क्षेत्र में हो, तो वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद करने होंगे और उनको रिवाइज भी करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 आप सभी के सामने है कि मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य में जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है। यानी कि जीडीपी में न्यूनतम योगदान देने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? चित्रकूट है, श्रावस्ती है, महोबा है या सोनभद्र है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आप आंसर करेंगे तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी, श्रावस्ती ने न्यूनतम क्या है अपना जीडीपी में योगदान दिया है। और आपको पता होगा श्रावस्ती क्या है, साक्षरता में भी क्या है, सबसे निचले पायदान पर है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का भी सही जवाब बन जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 पर आएंगे कि इरिडियम की परत की जो खोज है वो किसी ने की थी और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जो रेडियम इसकी खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे हेनरी मोसले ने की थी, पियर क्यूरी ने की थी, सैंटियागो रोमोन ने की थी, क्या लुइस अल्वारेज ने की थी। जो रेडियम था इसकी प्रति खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 52 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे लुइस एल्वारेज के द्वारा क्या है इरिडियम की खोज की गई थी और इनको क्या है इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है तो आप बताएंगे IR, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है तो आप बताएंगे 77। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपको ये समझ में आया भी होगा। आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय रिजर्व फोर्स बल CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि CRPF का स्थापना दिवस कौन से डेट को बनाते हैं भैया, आपको बताना है। 14 अप्रैल को, 14 जुलाई को, 8 मार्च को या 27 जुलाई को। तो जल्दी से करेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा, तो आप बताएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बनेगा 27 जुलाई को CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और 14 अप्रैल को आपको पता होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में आप सभी को पता चल गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं जी ये जो है केंद्रीय CRPF इसकी स्थापना कब की गई थी, कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे 1949 के अधिनियम के द्वारा क्या है इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस का दर्जा दिया गया था। लेकिन इसकी स्थापना कब हो गई थी तो आप बताएंगे 1939 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। लेकिन केंद्रीय पुलिस बल का दर्जा इसको 1949 के एक्ट के द्वारा ही दिया गया था। जब इसकी स्थापना 1939 में की गई तब इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में ही गठन किया गया था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है कि 2018 और 19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। यानी कि 2018 और 19 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं वही आपको बताना है। HL दत्तू हैं, प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं, जयदीप गोविंद हैं या पिनाकी चंद्र घोष हैं। तो 2019 और 18 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन से थे, तो क्वेश्चन नंबर 57 का बताएंगे HL दत्तू क्या है इसके अध्यक्ष रहे हैं। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सबसे पहले न्यायमूर्ति कौन थे, तो आप बताएंगे श्री रंगनाथ मिश्र के द्वारा क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार का प्रथम अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 12 अक्टूबर 1993 में क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ही की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन से, तो आप बताएंगे न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र क्या है इसके पहले न्यायाधीश थे। और आपको पता होगा जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा क्या है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। जो भी इसका अध्यक्ष बनता है वो पूर्व न्यायाधीश ही होता है। पूर्व न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा जी इसके अध्यक्ष हैं। आई होप आप सभी को संबंधित जो डिटेल मैंने आपको दी है वो आप सभी ने नोट डाउन कर ली होगी या बहुत सारे बच्चों का क्या है रिविजन भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 आप सभी के सामने, क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा UPDA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त रूप पूर्ण रूप है वो क्या हो जाएगा। यानी कि आपको क्या है इसकी फुल फॉर्म बतानी है UPZA और LR। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम 1950,
उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950। क्या उत्तर प्रदेश भूमि उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950। तो आप क्वेश्चन का करेंगे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा वो आप मुझे जवाब देंगे। चलिए आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसको बताइएगा। इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो हमारा सही जवाब बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। आपको ये भी पता होगा कि 1950 में क्या है, प्रथम 1950 और 51 में क्या है, प्रथम संविधान संशोधन भी किया गया था, क्योंकि वो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसके द्वारा क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या है, भूमि जो जमींदारी उन्मूलन था और भूमि सुधार क्या है कानून यहाँ पर लाए गए थे। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के कारण क्या है, प्रथम संविधान संशोधन भी किया गया था, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची हमारे भारत संविधान में जोड़ी गई थी। आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, इसको पढ़िएगा और पढ़ के इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि उत्तर प्रदेश जिले में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है तो उसके लिए कौन सा प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा आपको बताना है। उत्तर प्रदेश रिजर्व पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किस प्राधिकरण यानी निम्नलिखित में से कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आगे की नेक्स्ट तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका क्वेश्चन नंबर 66 है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जो आंतरिक सुरक्षा विभाग होता है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है आपको बताना है। गृह मंत्रालय के अधीन, रक्षा मंत्रालय के अधीन, संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन या गृह मंत्रालय और विदेशी मंत्रालय के अधीन। तो आंतरिक सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आपका होकर काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह अपने काम को करता है। ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 66 का बनेगा राइट जवाब। चलिए आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिए और इसका आंसर कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन से। देखिए एक ही शिफ्ट में आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें पूछा है कि 15वें महासचिव निम्नलिखित में कौन से थे। एच.एल. दत्तू थे, प्रफुल्ल चंद्र पंत थे, जयदीप गोविंद थे कि ज्ञानेश्वर मनोहर मूल्य थे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो उसका 15वां महासचिव थे वो कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, जयदीप गोविंद क्या थे इसके 15वें महासचिव थे। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब बन जाएगा। इससे संबंधित डिटेल में आप सभी को पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ और आपने वहाँ पर भी पढ़ ली होगी। आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए 68 कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत एक प्रचलित प्रीफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी जिसको पीटीए पैटा भी कह देते हैं किसके साथ किया गया है। प्रचलित प्रीफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ या क्रोएशिया के साथ। तो बताएंगे ये एग्रीमेंट हमने किस देश के साथ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। और अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल और यहाँ पर सलमा और शहतूत बांध भी क्या है भारत के द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अफगानिस्तान हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होगा जब अफगानिस्तान में यहाँ पर जब भगदड़ मच गई थी, भुखमरी हो गई थी यहाँ पर युद्ध की, जब तालिबान सरकार ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था तो भारत सरकार के द्वारा अपने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति भी यहीं पर चलाया गया था। चलिए 69 क्वेश्चन बनाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा साहित्य कार्य किया गया है। डॉन ऑफ द वेदास, द ओरियन, यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया। तो जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य क्या है वही आपको बताना है। तो 69 का सही जवाब बनेगा द ओरियन। अगर मैं आपको पूछूं कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो गई थी तो आप बताएंगे 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कल के मैंने प्रैक्टिस सेट जो हिंदी का कराया था उसमें मुझे मिस्टेक हो गई थी तो मैंने क्या वहाँ पर 1922 बता दिया था। तो आप क्या पर मैंने आप वैसे वहाँ पर कमेंट पेस्ट भी कर दिया था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 अगस्त 1920 में हो गई थी। और 1 अगस्त को क्या है इनकी मृत्यु के द्वारा तिलक फंड की स्थापना भी की गई थी और इस तिलक फंड में हमने क्या है 1 करोड़ रुपये भारत के द्वारा जमा भी कर दिए गए थे।
और आपको पता होगा इनकी मृत्यु के 2 साल बाद असहयोग आंदोलन जो था उसको क्या है बंद कर दिया गया था, क्योंकि चोरी चोरा घटना के द्वारा क्या है महात्मा गांधी को बहुत आहत हुई थी, तो इसलिए 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने कि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका ने किए हैं, बांग्लादेश ने किए हैं, मालदीव ने किया है कि पाकिस्तान ने किए हैं? तो आप बताएंगे हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में भारत के साथ समझौता विज्ञापन में हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेंगे सही आंसर। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मालदीव। लेकिन वर्तमान में हमारे मालदीव के साथ क्या है संबंध अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि जो मालदीव में सरकार बनी है मोहम्मद मोइजू की, वो क्या है चीन की कठपुतली है, और चीन जो आपको पता हो भारत का विरोधी देश है, तो इसलिए क्या है हमारे जो है मालदीव से संबंध हमारे अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद में किया गया है, अर्थवेद में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है कि यजुर्वेद में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में क्या है योग का वर्णन किया गया है। अगर आपको पूछूं कि योग के लिए कौन से ऋषि जाने जाते हैं तो आप बताएंगे पतंजलि को योग के ऋषि के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर के सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं कि जो पतंजलि थे वो किसके मतलब दरबारी कवि थे, दरबारी मतलब वैद्य थे, तो आप बताएंगे जो इस सवाल का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि जब मैंने एडुटेरे के आपके साथ श्रृंखला शुरू की थी वहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया था। जितने बच्चे भी मेरे साथ एडुटेरे के प्रैक्टिस सेट में जुड़े होंगे तो उनको पता होगा, वो मुझे क्या है कमेंट में इसका आंसर करके बताएंगे कि पतंजलि किसके समकालीन क्या किसके राज्य दरबारी कवि थे, तो आप मुझे बताएंगे जिनके द्वारा क्या अश्वमेघ यज्ञ को भी कराया गया था। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि जो कुछ ऐतिहासिक हस्तियों के द्वारा नाम का मेल करना है जिन्होंने इनका निर्माण करवाया था। तो सूची 1 में कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं और सूची 2 में इनका निर्माणकर्ता का नाम है। तो लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप बताएंगे राजा धीराज शाहजहाँ के द्वारा, चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाही के द्वारा, और लाल बाग बनाया गया था सुल्तान हैदर अली के द्वारा। तो पहले का जो बनेगा वो बनेगा सेकंड, और बी का बनेगा थर्ड, और लाल बाग का बनेगा 1। तो देखिएगा 2 3 1 कहाँ पर दिए हैं, 2 3 1 दिया ऑप्शन नंबर 1 में, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 आप सभी के सामने है कि चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य न्यायों या न्यायिक या समितियाँ संबंधित है? 6 है, 8 है, 7 हैं कि 5 है? तो चार्टर एक्ट के द्वारा जो यूएनओ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का कीजिएगा सही जवाब। आप बताएंगे जो यूएनओ के जो प्रमुख हैं अंग वो कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 6, लेकिन वर्तमान में इसके 5 ही अंग काम करते हैं। जो एक अंग है वो काम नहीं करता है। महासभा, संयुक्त राष्ट्र परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और यूएन महासचिवालय, 6 इसके अंग हैं। सबका हेडक्वार्टर आपको क्या न्यूयॉर्क में मिल जाएगा, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है एक का जो है आपका इंटरनेशनल जो सुप्रीम इंटरनेशनल कोर्ट है उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा नीदरलैंड के दाहेग में। लेकिन वर्तमान में इसके 5 ही अंग काम करते हैं। नेक्स्ट ऑन, और संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ की स्थापना आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 आप सभी के सामने है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, महिला ईफाट या स्वधार गृह? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में कौन सा गलत है वो आपको बताना है। और मैंने आपको बताया था निगेटिव का उत्तर हमेशा निगेटिव होता है, तो आपको निगेटिव उत्तर बताना है। तो आप बताएंगे आयुष्मान भारत योजना यह महिलाओं का सशक्तिकरण से नहीं है। यह क्या है? आयुष्मान योजना हर गरीब परिवार को निःशुल्क 5 लाख का जो आपको स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है ये उससे संबंधित है। तो आपको पता होगा ये महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है। बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा हिंट लगाते तो आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर बना कर ले जाते। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 74 आप सभी के सामने है कि भारत और नेपाल के मध्य जो
विवाद है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा को लेकर है? बनबासा को लेकर है, काला पानी को लेकर है, जोगाबानी को लेकर है कि रूपा ईडी को लेकर है? तो आपको पता होगा काला पानी को लेकर भारत और नेपाल के मध्य क्या विवाद चलता रहता है, और ये लिपू लेक जो दर्रा है वहाँ पर ये विवाद का कारण बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर बनेगा बना काला पानी। और आपको पता होगा वर्तमान जो अभी हाल फिलहाल की न्यूज थी, नेपाल ने अपने जो नोट था उसमें भारतीय के कुछ सीमा को अपने नोट में क्या है वर्णन भी किया था। तो ये क्या है एक विवाद का मुख्य कारण भी बन गया था। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। आपको कैसी लगी? आई होप आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे, थोड़े बहुत करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बने होंगे, लेकिन करंट अफेयर से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपको किस प्रकार के करंट अफेयर को तैयार करना है। PYQ का मतलब होता है कि PYQ देखकर आप अपने वर्तमान एग्जाम की तैयारी में उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये श्रृंखला हमारी चलती रहेगी जब तक हमारा यूपी पुलिस एग्जाम नहीं हो जाता। तो आप सभी ने इस टेस्ट सीरीज को बहुत ही इन्जॉय किया होगा, बहुत ही अच्छे से किया भी होगा। तो आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए होंगे। और अगर आपको ये सीरीज से जुड़कर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी करना है और अपने परिवार के साथ जुड़े रहना है। और रिजल्ट तक परिवार पर जितना भी आप परिवार पे बड़ा होगा उतना परिवार हमारा अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इसको अपने चैनल को आगे भी बढ़ाइएगा। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी से लेती हूँ विदा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में इसी जोश इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।